Welcome to Physio Home. अक्सर लोग स्लिप डिस्क, डिस्क बल्ज और शियाटिका जैसे शब्दों को सुनकर कंफ्यूज और डर जाते हैं। एमआरआई रिपोर्ट में L4, L5, L5S1 डिस्क बल्ज लिखा देखकर टेंशन में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब शायद पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो घबराइए बिल्कुल नहीं। आज इस वीडियो में हम बहुत सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि डिस्क बल्ज आखिर होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे घबराने की जरूरत क्यों नहीं है। साथ ही आपको ये भी पता लग जाएगा कि एमआरआई की फाइंडिंग में क्या-क्या निकल कर के आता है और उसको रीड कैसे करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी डिस्क क्या होती है। आप समझिए कि ये दो मनकों या वर्टिब्रास के बीच में एक कुशन या शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। और दिखने में ये जैसे हम प्याज को जब राउंड शेप में कट करते हैं तो उसकी वो जो राउंड राउंड रिंग्स बनते हैं, तो ये बिल्कुल वैसी दिखती है। इन बाहर वाले रिंग्स को बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसस और इन बाहर वाले रिंग्स के अंदर बीच में एक जेल जैसा सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं और इसमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ये डिस्क हमारे चलने, दौड़ने, उछलने, कूदने, ये सारी एक्टिविटी करने के दौरान प्रेशर को एब्जॉर्ब करती है। और जब इस डिस्क में कोई इंजरी या गड़बड़ होती है तो तीन मेन प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले एनुलर टियर, दूसरा है डिस्क बल्ज और तीसरा है डिस्क हर्निएशन। तो सबसे पहले एनुलर टियर को समझते हैं। एनुलर टियर का मतलब होता है कि सिर्फ बाहर के रिंग्स यानी एनुलस फाइब्रोसिस में छोटा सा टियर आ गया है और आउटर रिंग्स बाहर की तरफ स्वेल हो गए हैं। इसमें अंदर का जेल बाहर नहीं आता है, लेकिन इस टियर की वजह से बैक पेन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इन बाहर वाले रिंग्स में काफी सारी नर्व्स एंडिंग्स मौजूद होती है। हालांकि पैर में दर्द जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इवन कई बार इसके सिम्टम्स भी बिल्कुल डिस्क बल्ज जैसे ही हो जाते हैं। दूसरा है डिस्क बल्ज या प्रोट्रूजन। ये सबसे कॉमन है। इसमें डिस्क का आउटर रिंग कमजोर हो जाता है और प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ गुब्बारे की तरह फूल जाता है या यूं कहें कि बल्ज कर जाता है। इस स्टेज में भी अंदर के जेल रिंग्स के अंदर ही रहते हैं और बस बाहर वाले जो रिंग है वो स्ट्रेच होकर बाहर आ जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। तीसरा है डिस्क हर्निएशन, एक्सट्रूजन या स्लिप डिस्क। इसमें आउटर रिंग्स फट जाते हैं और अंदर का जेल यानी कि न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकल आता है। ये बाहर निकला हुआ जेल आसपास की नसों पर, स्पेशली शैटिक नर्व पर प्रेशर बनाता है जिससे हमारे पैर में पेन ट्रेवल करता है। ये डिस्क हर्निएशन भी दो तरह का हो सकता है। पहला है इंटैक्ट और दूसरा है नॉन इंटैक्ट। अगर बाहर निकला हुआ हिस्सा डिस्क से जुड़ा हुआ है तो ये इंटैक्ट टाइप होता है और अगर वो डिस्क से अलग होकर स्पाइनल कैनाल में आ गया है तो ये नॉन इंटैक्ट या सिक्वेस्ट्रेशन टाइप कहलाता है। और ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इसमें डिस्क से अलग हुआ वो पार्ट आपकी स्पाइनल कैनाल में ऊपर, नीचे या साइड में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर बना सकता है। अगर ये नीचे की तरफ जाए तो इसको कोडल माइग्रेशन बोलते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो उसको क्रेनियल माइग्रेशन, एंड अगर साइड वेव्स मूव करता है तो उसको लेटरल माइग्रेशन बोलते हैं। हालांकि ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की ही ओर शिफ्ट करता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि फिर ये sciatica क्या है। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, sciatica कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक सिम्टम है। जब बल्जिंग या हर्निएटेड डिस्क हमारी सियाटिक नर्व को दबाती है तो कमर से लेकर के हमारे हिप, थाई और नीचे पैर तक एक बर्निंग पेन, एक नमनेस या झंझनाहट महसूस होती है। इसी को हम सियाटिका कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, अगर आपको पेन के साथ साथ स्टूल या यूरिन पास करने में कंट्रोल नहीं रहता या दोनों पैरों में कमजोरी आ रही है तो ये कोड़ा इक्विना सिंड्रोम हो सकता है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। अक्सर लोग अपनी एमआरआई रिपोर्ट देखकर घबरा जाते हैं। रिपोर्ट में लिखा होता है पोस्टीरियो सेंट्रल या फोरामिनल डिस्क बल्ज। इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। जब डिस्क पीछे यानी कमर की तरफ स्पाइनल कैनाल के ठीक बीच में बल्ज करती है तो इसको सेंट्रल या पोस्टीरियो सेंट्रल डिस्क बल्ज बोलते हैं। लेकिन जब वो थोड़ी सी सेंटर से
साइड में बल्ज करती है, ये लेफ्ट या राइट की कोई भी साइड हो सकती है, तो उसको पैरासेंट्रल बल्ज बोला जाता है। ये पैरासेंट्रल बल्ज सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है। अब यही बल्ज अगर थोड़ा और भी ज्यादा साइड की तरफ चला जाता है, बिल्कुल साइड में हमारा फोरामेन होता है, यानी फोरामेन वो ओपनिंग है जहां से नर्व्स हमारी स्पाइनल कैनाल से बाहर निकलती हैं, उसके ऊपर दबाव अगर ये डालना शुरू कर देता है, तो इस कंडीशन को फोरामिनल डिस्क बल्ज बोलते हैं। अच्छा, बहुत रेयर केसेस में ये डिस्क बल्ज पीछे कमर की तरफ ना होकर के आगे की तरफ निकल के आ जाता है, इसको हम एंटीरियर डिस्क बल्ज बोलते हैं। हालांकि एंटीरियर डिस्क बल्ज के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं समझता हूं कि अभी तक आपको डिस्क बल्ज और एमआरआई रिपोर्ट में मिलने वाली कॉमन टर्म्स समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डिस्क या उसका जेल किस डायरेक्शन में मूव किया है। इसलिए ये सारी चीजें जानने के बाद ही पेशेंट की एक्सरसाइजेज डिजाइन की जाती है, क्योंकि इतने सारे वेरिएशन है डिस्क बल्ज में और हर किसी पेशेंट का डिस्क बल्ज सेम नहीं होता, तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट भी सेम नहीं होता। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 80 टू 90% डिस्क बल्ज के केसेस बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। अगर आप अपने बैक पेन के बारे में मुझसे पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कर सकते हैं और एक छोटी सी फी पे करके ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना एमआरआई कराए भी कैसे अपने सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर आप जान सकते हैं कि आपको किस टाइप का डिस्क बल्ज हुआ है और उसके बाद अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। आपके सवाल और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें।